जी। ये इंतहाई वीक बच्चों के लिए, सिर्फ़ उनके लिए जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। ठीक है? तो आई विल से अम, ये बिलाल मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है तो आई विल डिनाई हिम। जी, उनके लिए है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, लेबर मार्केट, आपके 20 मार्क्स इंशाल्लाह सिक्योर्ड है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ग्लोबलाइज़ेशन, वर्स्ट कम वर्स्ट योर 20 मार्क्स आर सिक्योर्ड अगेन। राइट जी? देखो देखो चांसेस तो हैं लेकिन चॉइस है ना हमारे पास मेरा बेटा। तो आई मीन उसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? ओह! सेक्शन ए कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, नॉर्मली मार्केट स्ट्रक्चर्स को बहुत वो आजकल फ़ेवर कर रहा है और इसके अलावा क्या उसका नाम है ये जो मैक्रो के ना एडीएस वाली साइड पे बहुत जा रहा है। इनइक्वालिटी इक्वालिटी पे बहुत जा रहा है। अरे नहीं, डायग्राम नहीं आएगी। मेरा नहीं ख़्याल। अब्दुल्ला बिलाल तो मेरा स्टूडेंट है। अब्दुल्ला बिलाल? हाँ, आप ही हैं, ठीक है, ठीक है। राइट जी। अम, ओके लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ। काफ़ी बच्चे आ गए, बाकियों को मैं एंटर करता रहूँगा एज़ देम व्हेन दे कम। लेट्स गो टू मोर पेपर्स। हमने किया था 23 का अपना वेरिएंट मानूर रेहान एंड अमल फैसल। ठीक है, ये अपने बच्चे हैं। राइट जी, तो अब हम जा रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लूँ कि वही पेपर है जो मैं सही बोल रहा हूँ। यस, मई जून 23 हमने कर लिया। अब हम मई जून 42 अपना वेरिएंट 24 का करेंगे ताकि हमें हर एंगल से पता लगता जाए कि हमारे वेरिएंट्स में नए सिलेबस पे क्या आया है और उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन ज़रा अच्छी हो जाएगी। अरे यार, रिवाइज़ नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? हाँ, तो उसका बहुत डिटेल है उसके ऊपर। चलिए मैं अब करवा दूँगा लेकिन रिविज़न इज़ समथिंग यू शुड हैव डन ऑन योर ओन। ठीक है ना? दैट इज़ समथिंग दैट कंसर्न्स मी क्योंकि इन लास्ट क्लासेस में हम क्वेश्चन प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिविज़न बिकम्स अ रियल नाइटमेयर। चलें अभी करते हैं कुछ समर 24 क्वेश्चन पेपर 42 और इसकी मार्क स्कीम भी निकाल लेते हैं जस्ट फॉर हेल्प इफ वी नीड इट। जी, तो अब मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि और को बच्चे तो वेटिंग रूम में नहीं है और उसके बाद नाइट नाइट ठीक है। चले बच्चों लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ। ये देखो हमारा वेरिएंट लास्ट ईयर जो आया था उसके अंदर जी वही मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, मार्केट फेलियर एग्जिस्ट इन ऑल इकोनॉमीज, evaluate with the aid of a diagram या diagrams, meaning of market failure and two policies a government may use to correct market failure। तो यहाँ पे मैं कहूँगा रिक्वायर्ड दो होते हैं, आप तीन मार्केट फेलियर्स करते हैं। मसलन अगर आप करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज दैट शुड सफाइस। ठीक है, कंजम्पशन प्रोडक्शन दोनों की कर दें और अच्छा हो जाएगा। अब ये कौन है? हदीद तो ऑलरेडी क्लास में नहीं है आप? अच्छा, इसलिए वो अजीब अजीब मैसेज भी कर रहा था। लेट्स सी नाउ। इसका मतलब वो इनके नाम से आया है तो जानता है इनको। अच्छा तो चलो, डेफिनेटली डेफिनेटली। राइट जी, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मार्केट फेलियर एग्जिस्ट इन ऑल इकोनॉमीज, क्या इसमें मुझे आपको हेल्प करने की जरूरत है? यू गाइस कैन हैंडल इट, मुझे बता दें। किसी बच्चे को इसको छोड़ दें, पक्की बात है, सब बताएं प्लीज, जिसको भी मसला है वो बोले। डिफाइन मार्केट फेलियर, एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, फिर उसका डायग्राम बना दें एलोकेटिव का, प्रोडक्टिव का, एमसीएसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट करा के, फिर दो मार्केट फेलियर पकड़ें, उनके डायग्राम्स बनाएं,
फिर वही सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पोल्यूशन परमिट्स जो भी करें, ताकि आपका। अच्छा देखो, डीमेरिट गुड जब हम बोलते हैं तो वो इंफॉर्मेशन फेलियर रिलेटेड है, लेकिन उन्हीं की थर्ड पार्टीज पे पैसिव स्मोकिंग का इफेक्ट है, तो वो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज डीमेरिट गुड्स की ही होती है आमतौर पे, बट उनको सेपरेट इस तरह किया जाता है। मसलन अगर आप डीमेरिट गुड्स का मार्केट फेलियर करते हो, उसमें इंफॉर्मेशन फेलियर का पहले जिक्र करो, फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का करो। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन नाउ जी। um, जस्ट फॉर द सेफ्टी, ये मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करवाऊं या लेट्स मूव टू आर यू नो स्ट्रेंथ्स? मेरे ख्याल में आखिरी रात में ना करें, करवा दूं? ओके, चले 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 चले, लेट्स सी। Evaluate with the aid of a diagram whether excess profit, supernormal profit, is always necessary for the continued existence of firms in perfect competition and monopoly. मैं इसको ले जाता हूं उधर और थोड़ा सा एक स्केच बना लेते हैं, लेकिन हम बहुत डिटेल में इसको नहीं करेंगे क्योंकि इट इज जस्ट एन ऑफ चांस क्वेश्चन। और इनको नीचे चलते हैं जी। जी, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। समथिंग इज रॉन्ग, मैं नीचे कहीं करता हूँ इसको दोबारा। या, सो हियर इज द क्वेश्चन। जी, अब पहले तो की टर्म्स एज ऑलवेज, सबसे पहले उसने यहां पे बोला एक्सेस प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो व्हाट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? नोबडी नोज? Total revenue is greater than total cost, including two opportunity costs of owner's time invested यानी wage foregone and owner's money investment यानी interest foregone। ठीक हो गया? अब जी वो कहता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में अगर फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगी, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली आप स्टार्ट करोगे कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट के, तो वही है जो लेबर मार्केट के हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, large number of buyers with similar purchasing power and similar market share, homogeneous products बेचते हैं, प्राइस टेकर्स हैं, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड इज ए आर एंड एम आर, शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल, बिकॉज देर आर जीरो बैरियर्स टू एंट्री। परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके मेरा बेटा। मोहम्मद हमजा मुझे डाउटफुल लग रहा है बच्चा, जोहा को मैं एंटर कर देता हूँ। चले जी, राइट। सो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स आपने बताए। अब मेरा बेटा हम कहेंगे जी के शॉर्ट रन प्राइसिंग एंड आउटपुट। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन एबनॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकता है। राइट जी, तो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकता है। तो इसका डायग्राम बना देंगे, बहुत सिंपल सा। ऑल यू नीड टू डू इज लेबल प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, डिमांड के पहले लगाएं परफेक्टली इलास्टिक जो ए आर एम आर दोनों है, एवरेज कॉस्ट को नीचे तक ले आएं ताकि आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट दिखा सकें, और फिर जब एम सी लगाएं एम सी एम आर का इक्विलिब्रियम पकड़ें और उस इक्विलिब्रियम पे एवरेज कॉस्ट तक जाएं। ये आपकी कॉस्ट थी, ये आपकी प्राइस, इतना सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म कमा रही थी। राइट जी, एवरीवन क्लियर ऑन दिस डायग्राम? As seen in the diagram, firm chooses to maximize profit at MCMR, output OQ. At this price, they're earning PECA, abnormal profit. Okay जी? उसके बाद
लॉन्ग रन का हम आएंगे। लॉन्ग रन में जी बिल्कुल, बिल्कुल लॉन्ग रन प्राइसिंग एंड आउटपुट हम करेंगे, राइट। और उसका लेफ्ट साइड पे हम इंडस्ट्री का बनाएंगे और इसमें सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू परफेक्ट मार्केट में प्राइस और क्वांटिटी सेट होती है। यही प्राइस तमाम फर्म्स का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बन जाता है, क्योंकि ये प्राइस टेकर होती हैं, राइट जी। अब शॉर्ट रन में कुछ फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी, ठीक है, हम एमसी लगा देते हैं जी। तो इनके एबनॉर्मल प्रॉफिट को देख के नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, और उसकी वजह से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, प्राइस गिरेगी और अब तमाम फर्म्स का डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैरियर्स टू एंट्री। लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। तो ये कहना कि भी फर्म्स कंटिन्यू नहीं करेंगी जब एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो गलत है परफेक्ट कंपटीशन में। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? फिर हम आ जाएंगे मोनोपोली पे, उसके फीचर्स बनाएंगे। वन डोमिनेंट सेलर और वन विद 25% and above market share, produces unique product with no close substitutes, has a downward sloping demand curve which is AR, but MR falls faster than that. It can make abnormal profit in both short run and long run, but if costs are high it may make normal profit as well. So again इसका डायग्राम बनाएंगे मोनोपोली का शॉर्ट। कौन सा? पिछले वाले में या इसमें? मोनोपोली कैन मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ड्यू टू बैरियर्स टू एंट्री। लेकिन अगर उनकी कॉस्ट ज्यादा थी तो जरूरी नहीं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाए, हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट भी बना लें, ठीक है जी। श्योर जी। वो कहता है क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होना जरूरी है फॉर फर्म्स टू एग्जिस्ट? ओके, ऑल राइट जी। टू कंटिन्यू, क्या हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लाजमी चाहिए? नहीं चाहिए। अब जी मोनोपोली का भी आप शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों का एक ही डायग्राम, डिमांड ए आर, एम आर उससे पहले गिराएंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए ए सी को नीचे लगाएंगे, फिर एम सी लगा के एम सी एम आर का इक्विलिब्रियम लेना है, क्वांटिटी ये और कॉस्ट कर्व आया उसको पॉइंट लगा दें, फिर डिमांड कर्व आया उसको पॉइंट लगा दें और ये प्राइस बनती है डिमांड कर्व से। इतना सारा BPCA ये एबनॉर्मल प्रॉफिट बना रही थी, बट कोई जरूरी नहीं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाए अगर इनकी कॉस्ट ज्यादा है। सो बोथ मार्केट स्ट्रक्चर्स कैन कंटिन्यू if you know supernormal profit is not there. They will only shut down in short run। rules of firms behavior याद करें, when price is less than average variable cost, or in long run price is less than average cost। ठीक हो गया ये। फर्म्स हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स, जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जाएं, हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने कल ही बताए थे, जिसमें रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी था जो कि एम आर इज इक्वल टू 0 पे आता था, सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी था जो कि ए सी ए आर पे आता था। गवर्नमेंट की फर्म है
तो वो करेंगे जी एलोकेटिव एफिशिएंसी, यानी एम सी इज इक्वल टू प्राइस या ए आर। और इसके अलावा सेटिस्फिसिंग प्रॉफिट भी एम होता है, विच इज अबव नॉर्मल प्रॉफिट एंड बिलो मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कोई जरूरी नहीं है कि फर्म्स विल ऑलवेज लुक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इधर बेशक वो सेटिस्फिसिंग वाला, वो मैक्सिमम प्रॉफिट सारे वाला डायग्राम बना सकते हैं। गॉट इट बच्चों? कोई कंफ्यूजन? जरूर करेंगे कि क्यों मैक्सिमाइज नहीं करती, वो सारी रीजंस वॉच डॉग एजेंसीज वो सब कुछ कर देंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता बहुत मसला हो तो आप इस क्वेश्चन को यूं कर सकते हैं, अगर आपको नहीं दूसरा क्वेश्चन अच्छा मिले। अरे मेरा बेटा हमजा, ये बड़ा गलत क्वेश्चन पूछते हो। अब मैं कैसे एक रात में आपको सारी मार्केट स्ट्रक्चर्स करवाऊं? डिमांड कर्व लगाया, एमआर उससे पहले गिरता है, एवरेज कॉस्ट को नीचे रखोगे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। दैट्स इट। एमसीएमआर की आउटपुट लेनी है। गॉट इट हमजा? नहीं नहीं, दोनों रन्स में वो सेम प्रॉफिट कमाता है। एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल चलता रहेगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल चलता रहेगा। क्योंकि बैरियर्स 20 तो है नहीं ना। बैरियर्स 20 तो है नहीं। सॉरी। हाँ बिल्कुल, बिकॉज उनके पास डायनामिक एफिशिएंसी भी, एवरेज कॉस्ट और कम कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी ले सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, समझ आ गया ये क्वेश्चन, तो मैं अब मैक्रो पे जा रहा हूं। अब मेरे बच्चों, चूज द क्वेश्चन एंड आई पर्सनली, हु इज दिस अगेन? जी, नंबर 5, थैंक यू। इवैल्यूएट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल। ये आपके पास इतना लंबे स्केच का क्वेश्चन है कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे, इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होगी। शैल आई गिव यू अ स्केच फॉर दिस, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन रिवाइज नहीं किया? श्योर मेरा बेटा। तो लेट्स गो हियर। अब इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूं। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन पता है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे बच्चों, अच्छी सी डेफिनेशन दो। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization is when world becomes like one big market through, किस तरह ग्लोबलाइजेशन होती है? Fair trade of goods and services। शाबाश, वेरी गुड। गुड्स एंड सर्विसेज। एक बच्चे को मैं एंटर कर लूं जी? हाँ कोई नहीं, आवाज तो आई थी। चलें जी। गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद जी मूवमेंट ऑफ लेबर and capital throughout the world, multinational companies locating between over different countries, और आखिर में टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज की मूवमेंट। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों, नेक्स्ट की टर्म इज लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड्स या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक वेलफेयर एक ही बात है। ये क्या होते हैं? व्हाट आर लिविंग स्टैंडर्ड्स? ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, वेरी गुड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड्स, वेलफेयर एक ही बात है। ओवरऑल जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इंक्लूड्स, शाबाश, मॉनेटरी and non-monetary factors. Yes, yes, education, health, environment, safety, crime rate, spiritual happiness, etc.
समझ आ गया? ये है जी लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब हमने ग्लोबलाइजेशन का लो इनकम कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पे इम्पैक्ट बताना है, तो हम चार एंगल से बात कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फ्री ट्रेड, उसके बेनिफिट्स स्लैश लिमिटेशंस। बहुत आसान है, एएस में पढ़ा था। मुझे बताएं जी फ्री ट्रेड के क्या फायदे हैं? यस, अच्छा बच्चा अच्छा पॉइंट लेता है, वेरी गुड। फ्री ट्रेड इज व्हेन वी रिमूव बैरियर्स between countries trading like tariff quotas etc. This will result in development of comparative advantage, जिससे ग्लोबल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और ईच कंट्री विल बी एबल टू कंज्यूम आउटसाइड देयर पीपीसी ऑन देयर टीपीसी। कंपैरेटिव एडवांटेज, चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, दुनिया भर से अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज मंगा सकेंगे। चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फर्म्स, ठीक है। फिर उसके अलावा बिगर मार्केट्स एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। परफेक्ट। समझ आ रहा है मेरे बच्चों सबको? कोई स्ट्रगल कर रहा हो तो प्लीज पूछ लें। ठीक है ठीक है, लेबर ट्रेनिंग वगैरह भी हो जाती है, लेकिन नुकसान क्या है इसके रिजल्ट में? इन्फेंट, हाँ, इन्फेंट एंड सनसेट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर जाती हैं। इन्फेंट ग्रो नहीं कर पाती। अरे यार, डिमोटिवेट कौन होता है? अरे यार, थोड़ा सा इंग्लिश में ना हो ना, इकोनॉमिक्स में आओ। डीमोटिवेशन इज वेरी बिजनेस टर्मिनोलॉजी। इन्फेंट सनराइज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, उससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है, मैस अनएम्प्लॉयमेंट। जी बच्चे, अभी अभी एमएनसी पे हम नहीं आए, अभी हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। डंपिंग, डंपिंग स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज डाउन हो जाती हैं हमारे, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं बने होते, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डिक्लाइन हो जाता है, डेफिसिट में जाता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप आप लेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एफडीआईज और इनके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। जी मुझे बताएं। यस, डू आई नीड टू एक्सप्लेन मल्टीनेशनल्स के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, या सबको आते हैं? बस छोड़ देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको मैं छोड़ रहा हूं। फिर उसके बाद जी आप ले लो माइग्रेशन या इमिग्रेशन के फायदे नुकसान। यहाँ पे किसी बुक में भी ये नहीं होते हैं सच, और बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो लेट्स जस्ट डिस्कस इट। मुझे बताएं, पाकिस्तानी बहुत सारे बाहर काम कर रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है? रिमिटेंसेस, उससे हमारा क्या बेहतर हो रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, उससे हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, उससे हमें मच नीडेड मनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एटसेट्रा मिल रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा जी जब ये वर्कर वापस आते हैं, दे ब्रिंग हाई प्रोडक्टिव स्किल्स, यस, skills, transferable skills, and can train domestic labor। उससे हमारा फ्यूचर का कंपैरेटिव एमआरपी बढ़ता है, कंपैरेटिव एडवांटेज बढ़ता है। ठीक हो गया, राइट जी। अब इसका नुकसान क्या है, लिमिटेशंस क्या है? ब्रेन ड्रेन, हमारा अच्छा पढ़ा लिखा वर्कर चला गया, हमारे पास लैक ऑफ स्किल्ड लेबर हो गई अपने मुल्क में। फिर उसके बाद जी में ट्रांसफर
परमानेंटली। लोग कुछ अरसे के लिए जाते हैं, फिर परमानेंटली चले जाते हैं, उससे पैसा बाहर जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट हमारा या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? बेटे जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा वर्कर मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहा है, बिकॉज यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है, बाहर ज्यादा है, ग्लोबलाइजेशन इज अलाउइंग देम वीजाज, वर्क परमिट्स एटसेट्रा, इवन इमिग्रेशन, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अच्छा वर्कर छोड़ के जा रहा है, हमारे पास लैक ऑफ स्किल्ड लेबर हो रही है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस हियर? अब जी हम ये सब करने के बाद कंक्लूड करेंगे। जरा थोड़ा सा समझ लें कि हमें मार्क्स मिल कैसे रहे। द मोमेंट वी डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, हमने नॉलेज के मार्क्स ले लिए। फिर फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स जब लिखे, एनालिसिस के मार्क्स, लिमिटेशंस इवैल्यूएशन के मार्क्स, मल्टीनेशनल्स के बेनिफिट, एनालिसिस के मार्क्स, लिमिटेशंस इवैल्यूएशन के मार्क्स, इमिग्रेशन के भी इसी तरह। और जब हम आखिर में आएंगे कंक्लूड करने के लिए, सिर्फ 2 मार्क्स हमें चाहिए। तो हम इसमें पूरा डिस्कस कर सकते हैं कि एज डिस्कस्ड अबव, globalization does bring lots of benefits for low income countries, especially through high remittances. Many countries survive on those remittances and multinationals. However, there are as many problems as well, such as lack of their comparative advantage makes them uncompetitive. Sunset Sunrise industries fail, local firms fail against MNCs. So it is very debatable whether globalization is beneficial। बेनिफिशियल किन कंट्रीज के लिए? वियतनाम जैसे लो इनकम कंट्रीज के लिए, जिन्होंने अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बना लिया। किसके लिए बेनिफिशियल नहीं है? बरंडी के लिए नहीं है, जो सिर्फ 5% ट्रेड करता है। जी बेटे सॉरी। जितना ज्यादा आप नेट एक्सपोर्टर बन जाओ, अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बना लो, उतना आप ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स ले पा रहे हो। एवरीवन क्लियर? हाँ, कि गवर्नमेंट कितना अच्छा मैनेज करती है एमएनसी को, आप बहुत लंबा कंक्लूजन दे सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेटे, पानी खाने दे तो क्या लगता है? राइट जी। बेटे चाय दे दे। जी। हाँ, पाकिस्तान को टेक्सटाइल्स में, लेदर में, सर्जिकल गुड्स में और कॉटन वगैरह इन चीजों में। स्पोर्ट्स गुड्स डेफिनेटली, आई फॉरगॉट, यस। भाई पहले वो गए थे वर्क वीजाज पे, उनको अगले मुल्क ने परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर कर दी, वो फैमिली समेत चले गए। तो उससे एक बार मैस एक्सोडस ऑफ गुड स्किल्ड लेबर और पैसा बहुत सारा जाएगा। हाँ, हाँ। तो हम यही देखने के कंक्लूजन में ये बातें बार-बार बेनिफिट्स प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं करने, वो हम एनालिसिस में कर चुके हैं। कंक्लूजन में आपने बताना है ओवरऑल क्या है। If the government manages MNCs well without political motives, if remittances outweigh the transfer of money for permanent residents, इस तरह की बातें करके फिर ग्लोबलाइजेशन का फायदा है। किन कंट्रीज, कंक्लूजन ये है कि जो कंट्रीज कंपैरेटिव एडवांटेज बना गए, वो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा गए, लाइक इंडिया, जापान और चाइना। हालांकि लो इनकम कंट्रीज हैं ये, नॉट जापान, इंडिया एंड चाइना, बावजूद उसके वो इतना आगे जा रहे हैं। लेकिन बरंडी जैसे कंट्रीज, जिन्होंने नहीं इंटरनेशनल ट्रेड अपनाई, ग्लोबलाइजेशन को नहीं समझ सके, वो नाकाम हो गए। समझ आ गई बच्चों? श्योर। अब यही क्वेश्चन वो उल्टा कर सकता है, इवैल्यूएट द लाइकली इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन हाई इनकम कंट्रीज। उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले तो लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात वही होगी, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वही होगा, फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस में तकरीबन वही होगा। लेकिन आप बात करेंगे कि हाई इनकम कंट्रीज में अक्सर लो इनकम कंट्रीज डंपिंग कर देते हैं, उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे चाइना की मिसाल दे देना। फिर मल्टीनेशनल कंट्रीज उनको छोड़ के चली जाती हैं और बाहर से मल्टीनेशनल उधर काम आती हैं। फॉलो कर रहे हो, चीप लेबर के लिए, तो उनको मल्टीनेशनल्स के ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। इमिग्रेशन से उनको मच नीडेड लेबर मिल रही है, अच्छी स्किल्स मिल रही हैं,
उनका नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज लेबर की बढ़ रही हैं, कल्चरल मिक्स होने से बेहतर कल्चर्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन क्राइम रेट बढ़ रहा है, प्रेशर ऑन एजुकेशन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ रहा है, उनके सिटीज गंदे हो रहे हैं, स्लम्स बन रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा इसको ट्वीक करना है। समझ आ रही है मेरी बात? ये बहुत डिबेटेबल है कि ग्लोबलाइजेशन फायदा दे रही है लो या हाई इनकम कंट्रीज को। इस पे बहुत डिबेट है। नहीं मेरा बेटा, फिर बाकी नहीं करने। जी, अब क्वेश्चन है कोई, ये बताएं मुझे। जी। किसको? ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड कहा है ना। आप बिल्कुल लिखें, ट्रेड ब्लॉक्स में ट्रेड क्रिएशन होगी लेकिन ट्रेड डाइवर्जन भी होगी। वो बात लिख। कौन सा? हाई इनकम कंट्रीज में चीप लेबर, स्किल्ड लेबर, पॉपुलेशन कम होने से कम होती है, तो वो मंगवाते हैं हमसे इमिग्रेशन के थ्रू। तो उनको मच नीडेड लेबर मिल जाती है एट चीपर रेट्स। उनका कल्चर्स मर्ज होते हैं, जिससे एक बनती है कैमराडरी, होमोजनी बनती है, लेकिन उनका कल्चरल डिस्टर्बेंस भी आती है, क्लैशेस भी आते हैं, क्राइम रेट्स भी बढ़ते हैं, सोशल अनरेस्ट आता है, मेडिकल हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पे बोझ पड़ता है। समझ रहे हैं ये मसले? अलबत्ता वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन के पास आ जाते हैं। ये बात समझ आई मल्टानेशनल्स वाली बात, कि वो उन हाई इनकम वालों को नुकसान होता है वहां से, क्योंकि लो क्वालिटी, लो रेट पे चीप लेबर हमारे मुल्कों में है, तो वो इधर आ जाती है, तो अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करती। बच्चों समझ आ गया सबको? जी जी जी। हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ वेरी गुड आइडिया इन एवरी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। वेरी गुड। जी। मार्शल ने पॉइंट रेज किया कि गवर्नमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे और फिर उसके बाद एम्बार्क करे ग्लोबलाइजेशन पे, तो बेहतर रहेगा। दैट इज अ गुड एडिशन इन द कंक्लूजन। अब बताएं जी, कोई और सवाल इस पे? अब आपको थोड़ा सा लग रहा है, जब आप दो क्वेश्चन की चॉइस देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको बड़ा आसान मिल रहा है। कल हम कुदरती वो टफ क्वेश्चन उठा रहे थे, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अब नंबर 4 देखें। इन 2022 many countries experienced a high rate of inflation caused by disruptions to supply of goods and services arising from the COVID-19 pandemic and the conflict between Russia and Ukraine. In one country, the government cut taxes and central bank raised interest rates. Evaluate the likely impact of these policies on the government's ability to control inflation. अच्छा जी, राइट जी। अब जरा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर गौर से देखो, कटिंग टैक्सेस इज अ बैड पॉलिसी, रेजिंग इंटरेस्ट रेट इज द राइट पॉलिसी, लेकिन कटिंग टैक्सेस लॉन्ग रन में सप्लाई साइड बन जाते हैं, रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स लॉन्ग रन में सप्लाई साइड कॉन्ट्रैक्शनरी बन जाते हैं। तो ये इस एंगल पे हमने हैंडल करना है। आर यू ऑल फॉलोइंग इट या नहीं? हाँ, वही वही सारी कहानी है। सबसे पहले आप पकड़ो इन्फ्लेशन क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की है, उसके कॉजेज बता दो, और थोड़ा सा कि यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज्यादा लग रही है बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो रही है कोविड-19 में और रशिया यूक्रेन वॉर में। तो यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। गवर्नमेंट ने जब टैक्सेस कट किए, अगर तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कट किए थे, इट वाज अ गुड पॉलिसी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कट करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन अगर उन्हें डायरेक्ट टैक्सेस कम किए थे, उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आ जाएगी अलॉन्ग विद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आर यू ऑल फॉलोइंग? अगर तो गवर्नमेंट ने बेटे टैक्सेस कट किए थे इनडायरेक्ट, फिर तो अच्छी पॉलिसी है।
क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। डायग्राम क्लास में। हाँ, अरे इनकम इनक्वालिटी को छोड़ो, यहाँ पे इन्फ्लेशन पे फोकस रखो मेरा बेटा। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? हम इनकम इनक्वालिटी पे क्यों जाएंगे जबकि उसने कहा है एबिलिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। स्टिक टू द क्वेश्चन, डू नॉट यू नो डिग्रेस। सबको समझ आ रहा है? नहीं, बहुत लंबा आंसर है। बोल दूं, थोड़ा सा बोलता जाऊं अगर आप लोग सुनना चाह रहे हैं। स्केच कर दूं? ओ माय गॉड, ओके। ये बड़ा लंबा स्केच बनेगा, चलिए करते हैं जी। अच्छी बात है, बुरा क्वेश्चन नहीं है, इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी हमें। आई होप कॉपी हो गया। और या दिस इज इट। नीचे लाते हैं इसको। जी मेरे बच्चों, अब जरा इसको अच्छी तरह समझो। क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या क्या रहा है जी कि 2022 में कई कंट्रीज में हाई इन्फ्लेशन आई थी। अरे व्हाट इज हैपनिंग? हाई इन्फ्लेशन आई थी और उसकी वजह थी कोविड-19, जिसकी वजह से सप्लाईज कम हुई थी। और यूक्रेन वॉर, रशियन यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से कई रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंच सके थे। तो बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले नॉलेज एनालिसिस में 14 मार्क्स के लिए इन्फ्लेशन बताई, कांस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, उसके कॉजेज बताए, डिमांड पुल व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइजेस। और केस स्टडी में हमारी कौन सी है क्वेश्चन में? कॉस्ट पुश, बिकॉज सप्लाईज की डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई दुनिया में कम हो रही है, रॉ मटेरियल्स की, फिनिश गुड्स वगैरह की। एवरीबडी क्लियर सो फार? ओके, मई जून 42। जी मेरे बच्चों, ये करने के बाद आपने अब पॉलिसीज को एनालिसिस शुरू कर देना है। टैक्स कट्स, इफ इनडायरेक्ट टैक्स कम किए थे तो गुड पॉलिसी है, कॉस्ट कम होगी प्रोडक्शन की, जिससे एग्रीगेट सप्लाई राइज करेगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फॉल करेगी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? डायग्राम, यहां पे डायग्राम सिंपल एएस राइट पे शिफ्ट करके प्राइस लेवल रियल जीडीपी वाला सबको आता है? ओके। उसके बाद मेरे बच्चों, हमने गवर्नमेंट ने अगर डायरेक्ट टैक्स कट किए थे तो रॉन्ग पॉलिसी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, जिससे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट टैक्स कम किए थे, राइज हो गई, उससे एग्रीगेट डिमांड राइज। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई। तो कॉस्ट पुश के साथ साथ, सॉरी जरा ऊंचा बोले, मीन आवाज नहीं आई। इसमें इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन में एग्रीगेट डिमांड वाले, क्योंकि प्राइस लेवल उसी पे नजर आता है, ठीक है। और उसने क्योंकि बाकी एम्स पे नहीं कहा तो हमें मल्टीप्लायर वाले डायग्राम्स की जरूरत नहीं है। गॉट इट बच्चे? वही तो बना रहे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला। जी ठीक हो गया। मतलब एडीएस शॉर्ट रन वाले लगा के आपने करना है। जी सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बना सकते हो लेकिन उसमें प्राइस लेवल नहीं दिखा सकोगे ना, हमें प्राइस लेवल दिखाना है, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे।
उसमें प्राइस लेवल आप नहीं दिखा सकोगे। उसके वेरिएबल्स ए ई और वाई होते हैं। ओ यार। मासिल आप ना ही बोलो। अच्छा जी, ये हो गया। अब आ गया जी इंटरेस्ट रेट राइज। ये सही पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी। हमने बहुत दफा डिस्कस की है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा, रिटर्न ऑन सेविंग ज्यादा, लोग सेव ज्यादा करेंगे बोरो करके, स्पेशली लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो फर्म्स हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, एमईसी से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल। बट रॉन्ग पॉलिसी इन अ वे। ऑलरेडी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी, जिन फर्म्स ने लोन्स लिए हुए थे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी लोन्स की, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाएगा। अलबत्ता इससे एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट होएगी, बिकॉज ऑफ हमारे हॉट मनी के बैंक्स में आने से, हमारे बैंक में करेंसी की रेट बढ़ेगा, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश कम, डिमांड पुल भी कम। सॉरी ईमान, क्या कह रहे थे? यस। तो उधर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी। अब मेरे बेटे, यस, डिमांड पुल भी कम हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन तक रुकना है। अब मेरे बच्चों, आपने पॉलिसीज की लिमिटेशंस करनी है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। इंपोर्ट, एक्सचेंज रेट बढ़ने से इंपोर्ट सस्ती होती है। रॉ मटेरियल सस्ते आएंगे, कॉस्ट इन्फ्लेशन कम हो, डिमांड पुल कम हो जाए, दोनों कम होंगी। बच्चों क्या कर रहे हो? एक्सचेंज रेट बढ़ने से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम गिरेगा अगर डिमांड इलास्टिक थी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम, शॉर्ट रन में बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, वही बात दोबारा। ओ आई थिंक टाइम खत्म हो गया क्लास का। एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओ अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि शायद टाइम खत्म हो गया। ओके ओके, यस यस यस। कम होएगी बेटे। अगर रुपी आज अप्रिशिएट होता है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी सस्ती होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होती है। यार मैं लिख दूं, विल रिड्यूस बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहां गलती करते हैं बच्चे एक्सचेंज रेट में, तो जरा ध्यान से कीजिएगा। अब बेटे, हमने लॉन्ग रन की बात करी। जी, बेशक करो, लेकिन हाउ इज इट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन? Question is ability to control inflation. So keep the blinkers on, stick to the question. अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करें। जो मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट रन में कटिंग टैक्सेस वाज द रॉन्ग पॉलिसी, बट लॉन्ग रन में ये सप्लाई साइड पॉलिसी बन जाती है, जब हम डायरेक्ट टैक्स कट करें या इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होने से मोर फर्म सेटअप, एक्सपैंड, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, जिससे लॉन्ग रन में इनकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से शॉर्ट रन में तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगी, कॉस्ट पुश बढ़ेगी। लॉन्ग रन में कॉस्ट पुश भी आ जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट राइज होने का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, फर्म्स इन्वेस्ट नहीं करेंगी, प्रोजेक्ट्स छोड़ देंगी, उसके रिजल्ट में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो टू कंक्लूड, बोथ दीज पॉलिसीज हैव opposite effects, are wrongly designed, will act differently in short run and long run. One will work to reduce inflation in short run, the other will raise inflation in long run. कुछ समझ रहे हो? In short run, one will reduce inflation in long run, the other will raise, so they will crowd out each other. So the country's government has used wrong policies to control inflation. Their ability to control inflation will undermine, reduce. हमने तो इन्हीं पॉलिसीज को करना था। अगर वो कहता कि आर दे द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव, तो फिर हम सप्लाई साइड आप बेशक कर देना एहतियातन, लेकिन जरूरत नहीं है। लिख लूं? मैं तो लिखी नहीं है।
इवैल्यूएशन तो लिखिए, बस थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखिए बेटे। इवैल्यूएशन इज द लिमिटेशंस ऑफ द पॉलिसीज ना, टाइम लैग्स, फ्यूचर कॉन्फिडेंस, ये चीजें। राइट, कंक्लूजन समझ आ गए? ओके। जी मेरा बेटा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लियर था कि मोर प्रॉब्लम कॉस्ट पुश की है, तो यहां पे इन्हें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, सप्लाई साइड पॉलिसीज करनी पड़ेंगी। ये पॉलिसीज गलत है। राइट। जी बेटे। देखो देखो, मार्क्स कटते नहीं है जब आप कोई चीज मिस करते हो, कम आते हैं। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? डिपेंड करता है हाउ वेल यू एलैबोरेटेड, हाउ वेल यू एनालाइज्ड, हाउ वेल यू इवैल्यूएटेड एंड कंक्लूडेड। इसके बैंड्स हैं। अगर आप टॉप बैंड में हैं तो आपको 17 to 20 मिलेंगे, सेकंड बैंड में हैं तो 13 to 16 मिलेंगे। समझ रहे हो ना? तो शायद आप 13 16 में आ जाओगे अगर आपने कुछ पॉइंट स्किप कर दिए थे, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी थी, तो फिर आप 9 से 12 वाले में आ जाओगे। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? जहां तक मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स के चेक्ड आंसर्स देखे, उन्होंने काफी कुछ स्किप किया हुआ था। 12 से 14 मार्क्स स्टिल सीआई ने दिए हुए थे। P4 में दे आर जेनरस इनसाइड इन्फो फॉर सम रीजन। एक तो बच्चों को पता बहुत होता है, स्पेशली कॉम्पोजिट बच्चों को, अदरवाइज भी वो जरा जेनरस है। जी मासल। जी फजर, पहले आप पूछ लो फजर। यस 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 यस, इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, ऑलवेज ऐड। ठीक है, ऑलवेज ऐड। एरो बना दो अगर एरो तक बात पहुंचती है, वरना स्टार्स बना दो। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग फजर? आपने नॉलेज वाले पॉइंट लिख दिए थे, वहां लिखो *1 *2, और जहां जाके स्टार ऐड किया वहां पे *1 *2 लगा दो। अब बेटे बेटे देखो, यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन डिफाइन की थी, कॉजेज बता दिए थे, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से लिंक नहीं कर पाया। तो जब मुझे याद आया, तो वहां पे मैं जाके जहां पे मैंने कॉजेज लिखे थे *1 लिखूंगा, और जहां ऐड किया है एंड पे वहां *1 लिखूंगा, ताकि उसको समझ आ जाए कि ये लिंक है भाई। एक स्टार बनाओ, साथ 1 लिख दो, स्टार बनाओ, 2 लिख दो, जहां जहां ऐड किया है उसका पेज नंबर भी लिख दो। क्या चीज? यार बिल्कुल होगा, लेकिन इन्फ्लेशन पे एबिलिटी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गवर्नमेंट बोरोइंग में मान रहा हूं, लेकिन डज इट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? अगर जस्टिफाई कर सको तो यस। पॉइंट ठीक था, लेकिन मार्क नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, अदरवाइज तो यस, इट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। यस यस यस। जी। गवर्नमेंट बोरोइंग जब बढ़ेगी, लॉन्ग रन में उनके रिजर्व्स डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, जीडीपी का बड़ा हिस्सा डेट सर्विसिंग पे जाएगा, इकोनॉमी डाउनवर्ड मल्टीप्लायर में चली जाएगी, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ। फॉलो कर रहे हैं? समीद, आर यू क्लियर? यस मासिल। जी मासिल बोले। ओके। ऑल राइट जी। सब बच्चों को यहां तक समीद, आर यू सेटिस्फाइड? पहले मुझे बताओ। आपने मुझे खुद बोला कि गवर्नमेंट को बोरोइंग ज्यादा करनी पड़ेगी अगर वो टैक्सेस कट करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू कम हुआ तो उन्हें बोरो करना पड़ेगा। जब बोरो करेंगे तो उन्हें रीपे करना पड़ेगा, जिससे उनके रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे। जब रिजर्व्स कम होंगे और उन्हें इंटरेस्ट समेत लोन वापस करना पड़ेगा, तो डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर जाया करेगा।
डेवलपमेंट के लिए पैसा कम बचेगा तो मुल्क डाउनवर्ड मल्टीप्लायर में जाएगा, जैसे हमारे साथ हुआ था। नाउ यू गॉट इट। एक सेकेंड, लेट मी फिनिश विद समीद। समीद समझ आ गया? गवर्नमेंट बोरोइंग अगर लोकल बैंक से की थी तो यस, अगर फॉरेन बैंक से की थी तो रिजर्व्स कम होंगे, तो आप दोनों एंगल से बात कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, देयर बी लेस लेफ्ट टू बी लेंट, बिल्कुल सही है। डेफिनेटली यस जी, मेरा बेटा आप बताएं। दूसरा बच्चा। यस एब्सोल्युटली। चलें जी, ये को पेपर हो गया हमारा। अब हम एक और पेपर देखते हैं। डू वी हैव इनफ टाइम? कितना टाइम बच गया है? अच्छा चलें, सेक्शन बी तो हो ही जाएगा। सेक्शन बी तो हो ही जाएगा। ये समर 24 था। अम, क्या करवा दूं? विंटर करवा दूं? विंटर के पेपर थोड़े टफ होते हैं, इनसे डरना नहीं है आपने। आपको आसान पेपर आएगा इंशाल्लाह, सुबह बहुत आसान पेपर आने वाला है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैक्ड अप फीलिंग, इट्स बैक्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, जैसे P2 आसान आया था, P4 भी बड़ा आसान आने वाला है। अब ये सेक्शन ए देखना, इतना टफ था विंटर का। इनका विंटर के पेपर टफ होते हैं, और शायद इस विंटर में एफिशिएंसी पे क्वेश्चन भी नहीं आया था। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी बहाने आपका वीक था वो। क्या उसको बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का कार्डिनल अप्रोच, ये हम अगली क्लास में प्रॉपर करते हैं। इवैल्यूएट वेदर मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कैन फुली एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन द चेंजिंग प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। बहुत बाय द नोट्स क्वेश्चन है ये। अरे मेरा बेटा, ये एमयू थ्योरी है, इसमें गिफिन नहीं होती। यही समझा रहा हूँ, ये कार्डिनल अप्रोच है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में करते हैं। जरा थर्ड क्वेश्चन देखो, है तो एफिशिएंसी से, लेकिन it is a tough question. Privatization is often required by IMF and the World Bank before they are prepared to offer support to countries requiring loans, grants, debt relief, and debt cancellation programs. Evaluate the view that privatization will improve the allocation of resources in a country. कई बच्चों ने छोड़ दिया था कि सर एफिशिएंसी का था ही नहीं। Improve the allocation of resources is simply efficiency. और प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेट सेक्टर को देना बिजनेसेस। तो सिंपली आप प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स, मोनोपलीज का बन जाना, डीमेरिट गुड्स का ज्यादा बन जाना, मेरिट गुड्स का कम बन जाना, एक्सटर्नैलिटीज, आप कोई एंगल भी लेके इसको कर सकते थे। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? बिल्कुल दे सकते थे। उस बच्चे ने जिन्होंने छोड़ा है, मिस्टेक की, क्योंकि कार्डिनल पे प्रैक्टिस नहीं थी, वीक सा आंसर करके आ गया, बी ग्रेड ले लिया। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है, बहुत जरूरी है ये चीज। एक दफा सेक्शन सी को देखते हैं। अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन। मेरे ख्याल में नीचे वाला क्वेश्चन is very easy. Between 2010 and 2020, very low interest rates encouraged low income countries to borrow money from foreign investors and governments to finance long term growth, economic growth. Evaluate this approach to promoting long term economic growth. ये आसान था। ऊपर वाला क्वेश्चन ट्रिकी था। कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जरा ट्रिकी था। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? नवंबर इनटेक इज ऑलवेज टफर, इवन इन आर वेरिएंट। ठीक है, अब मैं क्लास बंद कर रहा हूं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इस पेपर को अच्छी तरह करते हैं, स्पेशली कार्डिनल वाला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्लास 9 बजे बेटे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैं रिकॉर्डिंग सेव